So first of all, in first year chemistry, in chapters, we are starting chapter 7, the 7th chapter that is called solution and electrolytes. तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग के बाद। ये चैप्टर नंबर 7 है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, महलूल और बर्क पाशे। तो 9th क्लास के अंदर हमारे पास एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर दैट वाज चैप्टर नंबर 7, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और चैप्टर नंबर 8 था 9th क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर 9th क्लास के उस चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को अगर आप मिला दें, मिक्स कर दें, तो ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 बन जाता है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में भी तस्करा है और इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी जो है इन्फॉर्मेशन है। तो ये दो चैप्टर्स का मिलाप है, समझ जाओ, लेकिन और ज़्यादा डिटेल वे पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट से समझ जाओ इस चैप्टर के अंदर। एक पहला पार्ट आपके पास जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट है और दूसरा पार्ट आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है। तो आज मैं सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ आ सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री के अंदर एक सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। फॉर नोइंग द सॉल्यूशन यू हैव टू नो अबाउट दिस चार्ट, जो हम चैप्टर 0 के अंदर नॉर्मली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंसेस या मैटर या मादा वो कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स के सब्सटेंसेस जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं सब्सटेंसेस है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कहलाता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारे पास होता है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक हमारे पास खालिस है और एक ना खालिस चीज़ है। सब्सटेंस को दो पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस से मुराद के जो किसी और चीज़ से मिलकर ना बने हो, जो सिर्फ किसी एक ही चीज़ से मिलकर बने हो, जिसके अंदर दूसरी और कोई चीज़ ना हो, कोई मिलावट ना हो, वो चीज़ प्योर है। प्योरेस्ट सब्सटेंस दुनिया में होते हैं एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे होते हैं 118 118 एलिमेंट्स होते हैं। उर्दू में उसको अनासिर या अंसर हम उसको कहते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो प्योरेस्ट स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर मैं कहूँ गोल्ड, सो गोल्ड इज एन एलिमेंट, और गोल्ड या सोना एक एलिमेंट है जिसका सिंबल हमारे पास होता है AU, ठीक है। गोल्ड किस चीज से मिलकर बना होता है अगर कोई आपसे पूछे, तो गोल्ड बस गोल्ड से मिलकर बना होता है। गोल्ड के अंदर क्या होता है, गोल्ड के एटम्स होते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरे एटम्स नहीं होते हैं, प्योरेस्ट सब्सटेंस है। इस तरह से अगर सिल्वर की बात करूं, सिल्वर जिसका सिंबल होता है AG, तो सिल्वर किस चीज से बना होता है, भाई सिल्वर से ही बना होता है। आयरन की बात करो, लोहे की बात करो, तो लोहा किस चीज से बना होता है, लोहा जो है वो लोहे से ही बना होता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई लकड़ी को और प्लास्टिक को मिला दो तो लोहा बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ये प्योर सब्सटेंस हमारे पास है जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट सब्सटेंसेस, जो 118 है, जिनको हम और ज्यादा सिंपल टाइप में ब्रेक नहीं कर सकते। गोल्ड को और ब्रेक करके आप गोल्ड ही हासिल करोगे, गोल्ड को आप जितना तोड़ दो आपको गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं मिल सकता और उसके अंदर से आपको, ठीक है। वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है। तो अब एलिमेंट्स को फिर फर्दर 3 क्लासेस में डिफाइन हम करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, धात, नीम धात और गैर धात। मेटल्स वो जो कि जिससे करंट कंडक्ट जो कर सकते हैं, जिससे करंट पास हो सकता है। मेटालॉइड्स वो जिनसे करंट कंडक्ट ना करे, जिनसे करंट पास ना, सॉरी नॉन मेटल्स वो जिनसे करंट कंडक्ट ना करे, करंट पास ना हो। और मेटालॉइड्स क्या होता है, सेमी मेटल, सेमी कंडक्टर, जिनसे करंट पास होता है अभी नहीं भी होता है। तो मेटल्स हमारे पास जिसको मैंने बताया था कि मेटल्स के बारे में कि इनके लास्ट में नॉर्मली यम आ रहा होता है इनके नेम के आखिर में, ठीक है। सो दे ऑल आर मेटल्स, जिनके नाम के आखिर में यम आ रहा होता है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में यम नहीं आ रहा होता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन ज़्यादातर, और मेटालॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये मैंने एलिमेंट्स को बताया। इस चैप्टर में मैं इनको नहीं पढ़ना, सोल्यूशन यहाँ पर कहीं नहीं है। सोल्यूशन एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, सोल्यूशन इम्प्योर में आता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा ज़िंदगी भर कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में फ़र्क क्या है असल में। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये फ़र्क, इसको सही से समझें कि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है और प्योरीफाई नहीं हो सकता। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, प्योर सब्सटेंसेस में। इम्प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो केमिकली कंबाइंड होंगे या तो वो फिजिकली कंबाइंड होंगे। केमिकली कंबाइंड चीज़ें जो होती हैं ना वो हमेशा क्या होती हैं, केमिकली कंबाइंड चीज़ें वो हैं जो किसी ना किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़ी हों, तो वो चीज़ें केमिकली कंबाइंड हो जाएंगी। और केमिकल बॉन्ड के बारे में चैप्टर 4 हमने कल ही ख़त्म किया है कंप्लीट, कि बॉन्ड के थ्रू जो भी चीज़ बनती है, आपको पता है दो एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो फिर वो कंपाउंड बनाते हैं, वो किसी बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए होते हैं, बना हुआ होता है वो। तो केमिकली कंबाइंड, जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाए तो फिर वो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है।
कंपाउंड्स में क्या होता है, सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होते हैं, वो मिक्सचर कॉम्बिनेशन तो होता है चीज़ों का, लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जो बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए होते हैं और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक किया तो जा सकता है, बट इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। मतलब मिसाल के तौर पे कंपाउंड्स में हमारे पास आयनिक कंपाउंड भी है, कोवेलेंट कंपाउंड भी है, दो तरह के हो सकते हैं ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड बने आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड बने कोवेलेंट कंपाउंड है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, बहुत पढ़ लिया इसको कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है, क्लासिकल मॉडर्न सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठे हैं इसके। तो जिसमें आयनिक बॉन्ड बने वो आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड बने कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक बॉन्ड जैसे कि बन गया तो NaCl, मेटल नॉन मेटल के मिलाप से बनता है आयनिक बॉन्ड, एक मेटल एक नॉन मेटल होता है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम यहाँ पर बात करें NaCl की बात करें तो NaCl जिसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडियम भी है और इसके अंदर क्लोरीन भी है, ठीक है, तो इम्प्योर हो गया ये, क्योंकि दो चीजें हैं, आप इससे सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट कर सकते हो, बट इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, मुश्किल बहुत होगा। मैं आपको एक चम्मच नमक दे दूं और बोले कि भाई इसको सेपरेट करो, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, नमक में इससे सोडियम और क्लोरीन अलग कर सकते हो, कितने भी हथौड़ी मार दो आप उसको अलग नहीं कर सकोगे। यही तभी तो कहते हैं बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, जिसको ब्रेक करना मुश्किल है। कोवेलेंट भी अगर आप ले लो, पानी ले लो, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड अगर से वीक होते हैं बट इतने वीक नहीं होते कि आप उसको आराम से ब्रेक कर सको। पानी अगर मैं आपको एक गिलास दे दूं और बोलो कि इस पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर दो, तो क्या कर दोगे? नहीं कर सकोगे। क्यों? चूंकि कंबाइन तो हुए हैं बट ये कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड, जो दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं किसी बॉन्ड के थ्रू, आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। उनको सेपरेट किया जा सकता है और उनको सेपरेट करने के लिए आपको सारे लाइसिस वाले मेथड इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। लाइसिस वाले मेथड से मुराद के इलेक्ट्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, जिनके नाम में लाइसिस आ रहा होता है, उन मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल नमक में से सोडियम और क्लोरीन अलग किया जा सकता है, क्लास 9 में पढ़ा भी था हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, लेकिन वो करंट पास करके एक्वस सोल्यूशन के अंदर से पास होगा, बट आराम से नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल होगा। तो अब ये केमिकल समझ में आ गई बात, ये यहां पर भी सॉल्यूशन कहीं नहीं आया, इसका मतलब सॉल्यूशन इंप्योर सब्सटेंस तो है बट उसमें चीजें केमिकली कंबाइंड नहीं होती हैं। अब आते हैं यहां पर फिजिकली कंबाइंड। अगर दो चीजें फिजिकली कंबाइंड हो जाए, फिजिकली कंबाइंड मतलब उसको सेपरेट करना आसान होगा, मतलब आराम से सेपरेट कर सकोगे आप उसको, मुश्किल काम नहीं होगा। तो फिजिकली कंबाइंड जब दो चीजें हो जाए उसको मिक्सचर कहा जाता है ना, दिस इज कॉल्ड अ मिक्सचर, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं आमेजा, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना आसान है। मिसाल के तौर पर नमक और पानी घोल दिया आपने, ठीक है, पानी के अंदर नमक आपने डाल के डिजोल्व कर दिया, सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में ऐड किया, तो ये बन गया एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये एक मिक्सचर बन गया, समझ जाओ, एक मिक्सचर बन गया। अब इसको सेपरेट करना आराम से आप सेपरेट कर सकते हो। अगर मैं आपको दूं एक गिलास पानी और बोले उसके अंदर 2 चम्मच नमक मैंने घोला है, 2 चम्मच नमक वापस चाहिए, तो आप निकाल सकते हो वापस। कैसे? हीट कर दोगे, हीट कर दोगे, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा, खत्म, ईजी है, बच्चा बच्चा कर सकते हैं ये काम। तो इसका मतलब वो फिर नमक पानी केमिकली कंबाइंड नहीं था, इसका मतलब है फिजिकली कंबाइंड है, तभी इतने आराम से अलग हो गए। 9th क्लास में आपने किया था ना, प्रैक्टिकल भी किया था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, जिसमें वो नमक और इसके अलावा लोहे के छोटे छोटे पीसेस और इसके अलावा रेत, सैंड, बजरी, 3 चीज़ें टीचर ने मिक्स करके दे दी थी, बोले थे अलग करो, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करो। तो आराम से बच्चे 9th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं आराम से। वो मैग्नेट लिया, मैग्नेट से आपने पहले लोहे को अलग कर दिया, लोहा सारा अलग हो गया, फिर वो पूरा सोल्यूशन मिलाकर आपने वो पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसको फिल्टर कर दिया, फिल्टर किया तो सारा रेत अलग हो गया फिल्टर पेपर के ऊपर, और फिर उसके बाद जो भी आपके पास फिल्ट्रेट आया उसको आपने एवोपरेट कर दिया, सारा पानी उड़ गया और नमक आपके पास बच गया। याद है ऐसा कुछ किया था? बहुत ईजी, मतलब मिक्सचर को सेपरेट करने का मुश्किल काम नहीं, चूंकि फिजिकली कंबाइंड होता है, समझ रहे हो बात, फिजिकली कंबाइंड। अब मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमो के क्या मतलब होते हैं? होमो के मतलब होते हैं सेम, और जीनस के मतलब होते हैं स्टेट या फेस। अगर 2 चीजें मिक्स हो रही हैं, मिक्सचर बन रहा है, 2 चीजें मिक्स हो रही हैं और दोनों चीजों को मिक्स होने से स्टेट जो बन रहा है मिक्सचर का वो एक ही स्टेट में आ जा रहा है पूरा का पूरा, होता है वो होमोजीनस मिक्सचर है। और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, हेट्रो के मतलब होते हैं डिफरेंट। अगर 2 चीजें मिक्स होने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन 1 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अब मिसाल ले लें होमोजीनस मिक्सचर की और हेट्रोजीनस मिक्सचर की, यही होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन। इसलिए 9 में एक डेफिनेशन याद की थी, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई? मिक्सचर होता है बट होमोजीनस होता है। होमोजीनस मतलब जो 2 कंपोनेंट्स आप मिला रहे हो ना, उनके मिलाने से क्या होगा कि वो सेम मतलब के स्टेट में आ जाएगा। जैसे सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट की स्टेट क्या होती है भाई? सॉलिड होती है। वाटर की क्या स्टेट होती है? लिक्विड होती है। दोनों को मिलाते हैं
नमक पानी मिलाएंगे तो ब्राइन बन जाता है। ब्राइन की स्टेट क्या होती है? पूरी की पूरी नमक पानी मिला दो तो स्टेट क्या हो जाएगी सोल्यूशन की? लिक्विड हो जाएगी ना ओवरऑल। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये ब्राइन क्या है? असल में एक सॉल्यूशन है। क्यों? चूंकि होमोजेनस मिक्सचर है। दोनों तो जो मिक्स की गई है वो एक ही स्टेट के अंदर, सेम फेस के अंदर आ गई है। समझ में आ कि होमोजेनस के क्या मतलब होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर के सेम ही फेस में आ गई हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक वो चीज जो कम और एक वो चीज जो ज्यादा हो। अब सॉल्ट, आपको पता है सॉल्ट आप कम डालोगे और वाटर आप ज्यादा डालोगे। जो चीज कम अमाउंट में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। और जो चीज ज्यादा अमाउंट में उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से ही सॉल्यूशन तैयार होता है। अच्छा, हेटेरोजेनस मिक्सचर में आ जाओ। हेटेरोजेनस मिक्सचर को कहा जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसमें क्या होता है? दो चीजें जो मिलाओगे ना वो अलग अलग स्टेट में रहेंगी। मिसाल के तौर पे सैंड ले लिया, रेत। रेत का स्टेट, सैंड का स्टेट क्या होगा भाई? सॉलिड होगा। और वाटर का स्टेट लिक्विड। सैंड और वाटर को मिला दो तो मड बन जाएगा। मड मतलब क्या बन जाएगा? कीचड़ बन जाएगा। कीचड़ का स्टेट कैसा होता है? सॉलिड प्लस लिक्विड। ऐसा ही होता है कि इसके अंदर सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। कीचड़ के अंदर दोनों चीज एक साथ होती है ना। तो कीचड़ खुद क्या, मड खुद क्या, एक सस्पेंशन है। हेटेरोजेनस मिक्सचर है क्योंकि मिक्सचर मिक्स तो हो रही है चीजें, लेकिन वो मिक्सचर कैसा मिक्सचर है भाई? उसमें एक ही स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब एमल्जन ले लो। एमल्जन से मुराद क्या? दो ऐसे लिक्विड्स मिला दो जो कि सॉल्युबल ना हो। तेल और पानी मिला दो। तेल पानी मिला दोगे तो मिक्स तो हो जाएगा आपस में, लेकिन सेपरेट आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो एमल्जन उसको हम कहते थे, वो भी एक सस्पेंशन होता है। बस समझ में आ गई सोल्यूशन किस को कहते हैं? ये सारी चीजें इसके अंदर जो, ठीक है। तो पहले इसको लिखें, चार्ट बनाना है तो उसको बनाएं। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट हम टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। इसके बीच में क्या डिफरेंस है? तो एक चीज हमारे पास हाइड्रेशन है और एक चीज हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। तो पहले हाइड्रेशन डिस्कस करते हैं। हाइड्रेशन देखो, जिस वर्ड से निकला हाइड्रो से निकला है, और हाइड्रो के मतलब होते हैं वाटर, पानी। हाइड्रो कहीं पर भी आता है तो उससे मुराद वाटर या पानी ही है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोजन, बहुत सारे वर्ड्स में हाइड्रो आ रहा होता है इंग्लिश में। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर है, तभी हाइड्रो लगा हुआ है। हाइड्रेशन और शन से क्या मुराद होती है? देखो, दो और हमारे पास सफिक्सेस होते हैं। एक सफिक्स हमारे पास होता है शन। शन से ये शो होता है कि कोई भी जो है ना वो फिजिकल रिएक्शन है या फिजिकल चीज़ है, और एक होता है लिसिस। लिसिस से ये शो होता है कि वो कोई भी रिएक्शन या वो प्रोसेस केमिकल है। शन जब भी आ जाएगा तो फिजिकल प्रोसेस है, जैसे हाइड्रेशन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है, एवोपोरेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन। तो शन जब भी आ जाता है तो मतलब कि कोई फिजिकल प्रोसेस है, और लिसिस जब भी आ जाए तो कोई केमिकल प्रोसेस है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, पायरोलिसिस, कैटालाइसिस, बहुत सारे लिसिस लग रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल, ये दो केमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स सफिक्सेस है जिनको याद करना चाहिए। तो हाइड्रेशन मतलब वाटर से रिलेटेड है, और शन मतलब कोई फिजिकल प्रोसेस होगा कोई वाटर से रिलेटेड, हाइड्रेशन। तो क्या प्रोसेस है भाई? इससे पहले कि आप हाइड्रेशन को समझें, हाइड्रोजन को समझने से पहले आपको सॉल्वेशन को समझना जरूरी है कि सॉल्वेशन क्या चीज होती है। तो अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। सॉल्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं सॉल्यूट को चारों तरफ से, इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये जब वो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं तो यही कहलाता है हमारे पास सॉल्वेशन। और अगर सॉल्वेंट आपका वाटर हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन एक स्पेशल टाइप की सॉल्वेशन है जिसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। देखो, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें सॉल्यूट को हल किया जा रहा है। वो सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट पेट्रोल भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट सोयाबीन तेल भी हो सकता है, कैरोसिन ऑयल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, नारियल तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। अगर कोई भी सॉल्वेंट है तो उस सूरत में क्या चीज है? फिर वो उस सूरत में है सॉल्वेशन। और अगर वो सॉल्वेंट वाटर है तो फिर ये कहलाएगा हाइड्रेशन। तो हाइड्रोजन की डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि अ प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द सॉल्यूट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट की जगह यहां पर आप वाटर कर दो तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। और अगर सिर्फ सॉल्वेंट लिखा हुआ तो सॉल्वेशन। तो जिसमें क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। किसको भाई? मतलब कि सॉल्यूट के आइंस को। जैसे अगर हम नमक की बस डायग्राम में अगर आप इसमें चेक करें, अगर हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, इसमें सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है। हमने
एक कह लो कि पार्टिकल नमक का हमने पानी के अंदर डाल दिया। जब पानी के अंदर जैसे ही हम डालेंगे ये NaCl ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। पानी के एक बीकर के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब पानी के अंदर आपको पता है 2 तरह के आयंस होते हैं, H+ आयंस भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं, OH- आयंस। तो H+ आयंस क्या करेंगे, Cl- को चारों तरफ से घेर लेंगे और OH- आयन Na+ को चारों तरफ से घेर लेंगे, जो कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। और ये इस तरह से जो घेरना है ना उनको, जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूट के आयंस को चारों तरफ से घेर लेगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। समझ में आ रही बात? और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस के मतलब इसके कोई रिएक्शन इसके अंदर नहीं होता, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जस्ट इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है, सेम रहता है। पीएच किसे कहते हैं, पीएच के बारे में क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री में आपने इसकी इन्फॉर्मेशन ली होगी थोड़ी बहुत, चैप्टर 7 में फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस करेंगे, बट आगे जाकर पीएच किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में बता रहा होता है, उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा होता है। तो जब किसी सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो रहा होता है ना, तो उसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब चूंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन कोई चल ही नहीं रहा, तो इसके लिए इसका पीएच चेंज नहीं होता। जब हाइड्रेशन होती है तो पीएच के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती, सॉल्यूशन का पीएच सेम रहता है। जैसे वाटर का जो पीएच होता है, वाटर का पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच होता है 7, न्यूट्रल होता है ना, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होता है। तो इसका पीएच 7 पे मेंटेन रहता है हाइड्रेशन के बाद, तो इसका मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा। और नेक्स्ट समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट क्या क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि व्हेन अ सॉल्यूट, जब किसी सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द आयंस ऑफ सॉल्यूट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्यूट के आयंस को सराउंड कर लेते हैं। वेरिएबल मतलब कोई फिक्स नहीं, नॉट फिक्स, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे, ठीक है। तो आप सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो आप बहुत अच्छी तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में फर्क जानते हो। तो वेरिएबल मतलब तो चेंज होता रहे, ठीक है। तो अब हमने जब इसको NaCl को पानी में डाला तो Na+ और Cl- आयंस को वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंड कर लिया, घेर लिया। अब कितने H+ और OH- से सराउंड किया, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वेरिएबल है। 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 30,000 भी हो सकते हैं, 40,000 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। लेकिन जब द सॉल्यूशन इज एवोपोरेटेड, जब सॉल्यूशन को एवोपोरेट किया जाएगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद द सॉल्यूट कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या करें, अब इसको क्या कर लें, इसको हम हीट कर दें, यहां से हम क्या कर दें, उसको हीट अप प्रोवाइड कर दें, यहां से हम इसको गर्म करना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या, इस तरह से करके ये वाटर एवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ये वाटर एवोपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब इस वाटर के अंदर एवोपोरेशन होगी तो सारा का सारा पानी गैस बनकर, स्टीम बनकर, भाप बनकर उड़ जाएगा। और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस सॉल्यूट के साथ चिपक जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। वो कांस्टेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको कहा जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल को बनने में मदद देते हैं। अब आपने कभी कभार देखा होगा कि जैसे कि एप्सम सॉल्ट है, कुछ फॉर्मूले के साथ जो है ना वो कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए होते हैं। जैसे पोटेशियम होता है K2SO4.Al2SO4 वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। इस तरह एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2O। ब्लू स्टोन या ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5H2O। तो ऐसा बहुत बार आपने देखा, वो डॉट करके कुछ H2O लिखा होता है फॉर्मूले में केमिस्ट्री में मुख्तलिफ कंपाउंड्स के। तो ये डॉट करके जो फॉर्मूला लिखा होता है ना 7H2O या 5H2O, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये कहाँ से आया कि जब सॉल्यूशन को हीट किया गया तो सारा पानी उड़ जाएगा, लेकिन कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, इनको कहा जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्यों होते हैं, क्रिस्टल को बनने में मदद देते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वरना तो जब तक लिक्विड स्टेट में है तो इनडेफिनिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसके चारों तरफ है। और जब हीट हो गया तो हीट होने पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक जाएंगे, उसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वो लिक्विड स्टेट में नहीं होंगे, ड्राई रहेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे वो, लेकिन उसके साथ वो बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूट के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो सॉल्यूशन आपको वैसे तो सॉल्ट आपको देखने में सूखा सूखा लगता है, फिटकिरी उठा लो, फिटकिरी कैसा सूखा ही है ना भाई, लेकिन अंदर उसके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 24H2O जो उसके क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। बस समझ में आ रही? नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किससे कहते हैं, जिसमें हीट एग्जिट होती है, लिबरेट होती है, निकलती है, रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो हाइड्रेशन का होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब कभी नमक पानी में डाला जाता है तो पानी का टेम्परेचर हल्का सा राइज होता है। क्यों राइज होता है भाई? चूंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लिबरेट होती है। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है
एंड द हीट रिलीज इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और जितनी हीट रिलीज होती है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि नमक को पानी में डालने पर हीट रिलीज हो जाता है और आप एवोपरेशन शुरू हो जाते हैं, और आप जानते हैं एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। ये भी बात हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। तो कभी अच्छा पानी ओवरऑल, सॉरी मैंने कह दिया गर्म होगा, पानी ओवरऑल ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं होने के, क्योंकि हीट तो निकल गई ना, तो जो हीट निकल गया तो पानी ठंडा हो जाएगा बजाय गर्म होने के। कभी कभार अपने आइस बॉक्स वगैरह अगर कभी आपने देखा है, पुराने वक्तों में अंदर क्या होता था कि वो आइस पॉप वगैरह लेकर जो है ना वो ठेले में बेचा करते थे, जंबो आइसक्रीम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो डिफरेंट तरह के जंबो आइसक्रीम, कोमैल हो गया, फांटा हो गया, कोक हो गया, अलग अलग तरह के बेचा करते थे। तो वो अपने साथ फ्रिज लेकर नहीं घुमा करते थे, उनके पास फ्रिज नहीं होता था। फ्रिज होने के बजाय उनके पास एक डब्बा होता था, उसके अंदर जो है वो ठंडे, मतलब उन्होंने नमक वगैरह चारों तरफ उसके लगे होते थे, इसलिए कभी अगर आप उसको नॉर्मल पहली बार जब आप उसको टेस्ट करोगे तो वो नमकीन जैसा लगता था, नमक जैसा ऐसे ही होता है। वजह क्या होती थी, चूंकि उसके अंदर नमक इसलिए आइस बॉक्स के अंदर चारों तरफ लगाते हैं, नमक क्या करेगा पानी में जब वो डिजोल्व होगा जैसे, तो वो क्या होगा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, तो हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो ओवरऑल अंदर जो है वो क्या ठंडा हो जाएगा वो। तो वो नमक डालने पर क्या होता है, आइस बॉक्स के अंदर चारों तरफ से वो ठंडा रहता है वो, इसलिए वो दिन भर वो धूप में भी घूमते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती थी। जब भी वो जंबो निकालते थे तो वो सही निकलता था आइस पॉप, जबकि अंदर कोई फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर भी नहीं होता था। ये पुराने वक्तों से होता आ रहा है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी भी सॉल्ट को पानी में डाला जाएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट रिलीज हो जाएगी, और जितनी हीट रिलीज होगी उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और उसको किलो जूल पर मोल में इसको भी नापा जाएगा क्योंकि ये हीट है। और हाइड्रेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनिक रेडियस की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की। मतलब क्या, जितना बड़ा आयन होगा, जितने बड़े आयन्स होंगे, उनको क्या होगा कि उनको सराउंड करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, और छोटे आयन्स को सराउंड करना आसान होगा। मिसाल के तौर पे ये Na+ है और Cl- है। Na+ का साइज कम है, Cl- का ज़्यादा है, तो ज़्यादा आराम से किसको सराउंड किया जा सकता है, Na+ को ज़्यादा आराम से सराउंड किया जा सकता है बनिस्बत इसके कि Cl- को सराउंड करने के। बात समझ आ रही है, क्यों, चूंकि साइज कम है, तो जितना ज़्यादा आयनिक रेडियस कम होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा इजीली हाइड्रेशन हो सकेगी। और दूसरी चीज़ जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, न्यूक्लियर चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर उतना ज़्यादा जो है कह लो कि क्या होगा, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, क्योंकि चार्ज ज़्यादा होगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन आएगी। अब जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर अगर एक जगह पर अगर आपने लिखा हुआ है, एक जगह Mg+2 लिखा हुआ है, एक जगह Na+ लिखा हुआ है, Mg+2 और Na+, तो Na+ और Mg+2 में से ज़्यादा चार्ज किस पर क्या पास है, Mg+2 के पास है, इसलिए Mg+2 ज़्यादा तेज़ी के साथ हाइड्रेट होगा बनिस्बत Na+ के। जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फास्टर, ज़्यादा अच्छी तरह से हाइड्रेशन करेगा, और जिस पर चार्ज कम होगा वो अच्छी तरह से हाइड्रेशन नहीं कर सकता, उस वक्त हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी। सेम इस तरह से साइज की बात कर लें, जितने बड़े आयन्स होंगे उतनी कम हाइड्रेशन होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंक आयनिक रेडियस का, और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। अब रीजन एक पेपर में जैसे आ जाए कि लिथियम आयन्स आर मोर रीडली हाइड्रेटेड देन Cgm+ आयन, कि लिथियम पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा तेज़ी के साथ, रीडली मतलब तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रेट होते हैं Cs+ आयन से। क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न है इसकी, तो रीज़न सिंपल क्या है कि Li+ आयन का साइज छोटा होता है। लिथियम आप पीरियोडिक टेबल में आप चेक करो कौन से पीरियड में होता है, हाइड्रोजन लिथियम सेकंड पीरियड में 2 ही शेल होते हैं, और ये सीजियम की बात करो, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम छठे पीरियड में होता है, 6 शेल होता है। तो इसका मतलब इसका रेडियस ज़्यादा होगा ना, बड़ा होगा इसका आयन, और इसका आयन छोटा साइज का होगा, तो ज़्यादा आराम से कौन सा सराउंड होगा, लिथियम आयन। इसलिए लिथियम आयन ज़्यादा तेज़ी के साथ हाइड्रेट हो जाते हैं बनिस्बत सीजियम आयन के। तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ आ रही है, कंप्लीट ओवरऑल हाइड्रेशन के टॉपिक क्या चीज़ मैंने इसमें बताई है, ठीक है, क्लियर। सो हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि एक डिफरेंस है, हाइड्रेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या चीज़ है। देखो, हाइड्रो के मतलब होते हैं वाटर, और लिसिस के मतलब होते हैं ब्रेक डाउन, टूट जाना। हाइड्रोलिसिस मतलब आप किसी भी सॉल्ट को पानी के अंदर डालें, और पानी के अंदर डालने पर वो सॉल्ट अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस, अब चूंकि लाइसिस आ गया तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस होगा, और इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्ट के कैटाइंस और एनाइंस रिएक्ट कर जाते हैं पानी के साथ, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस। कैटाइंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव आयंस कैटाइंस होते हैं, नेगेटिव आयंस एनाइंस होते हैं।
तो किसी भी सॉल्ट के कैटाइंस और एनाइंस अगर पानी के साथ रिएक्शन कर जाएं और केमिकल रिएक्शन कोई हो जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिसिस, या इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। और ये केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो पीएच है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है भाई, चेंज हो जाता है। यहाँ पर पीएच चेंज नहीं होता, यहाँ पर पीएच चेंज हो जाता है। अगर सॉल्ट का रिएक्शन वाटर के साथ हो जाए तो, यहाँ पर रिएक्शन वाटर के साथ नहीं हो रहा था बल्कि जो सराउंड हो रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देखें, 3 तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको शो करता हूँ जिससे 3 तरह के सॉल्ट हमें यहाँ पर पता लग जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि एग्जाम्पल में यहाँ पर डिस्कस करें तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि एसिड्स और बेस, एसिड और बेसिस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है और वीक बेस क्या है। तो एसिड्स क्या होते हैं भाई, एसिड्स हर वो कंपोनेंट जो H प्लस दे दे उसको हम कहते हैं एसिड, और जो OH माइनस जिनके फॉर्मूले में होता है उनको हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ज़्यादा H प्लस देते हैं, और ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जो है वीक एसिड्स कम H प्लस देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेसिस ज़्यादा OH नेगेटिव देते हैं, जबकि वीक बेसिस जो है वो कम OH नेगेटिव आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपको एक लिस्ट आपको याद होनी चाहिए इससे पहले कि मैं आपको हाइड्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स कराऊँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हो सकते हैं भाई, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मिसाल के तौर पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, जब हम वीक एसिड्स की बात करें, वीक एसिड्स वो होती हैं जो नॉर्मली आप उसको जो है वो पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं समटाइम्स, जैसे अच्छा H3PO4 है, वीक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड है जो नॉर्मली पेप्सी कोला वगैरह में, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है जो कि एंट स्टिंग या चूटी के डंक में मौजूद होता है। CH3COOH एसिटिक एसिड जो नॉर्मली विनेगर के अंदर, सिरके के अंदर मौजूद होता है, जो कि चिकन कॉर्न सूप के अंदर हम डालते हैं। तो ये ज़्यादातर इनमें से हम मतलब वीक एसिड्स को पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक पोटैश भी कह सकते हैं। CaOH ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको नॉर्मली मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है, या लाइम वाटर कह सकते हैं, स्लेक्ट लाइम भी कहा जा सकता है इसको, पान वाला जो चूना होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो बीटा टेस्ट का ये होता है। तो ये हमारे पास वीक बेसिस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस क्या हमारे पास है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर्फ विंडो क्लीनर वगैरह के तौर पर उसको नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है। तो ये वीक बेसिस है। तो हमें एक लिस्ट पता होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के, कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस है, कौन से वीक एसिड्स और कौन से वीक बेसिस हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये इतने हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक कितने हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में डिफरेंट तरह के सॉल्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉल्ट एक NH4Cl। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब इसका वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा। वाटर से रिएक्शन मतलब H और OH से, मतलब पानी में डाल दिया इसको। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये NH4 इसका प्लस इसका कैटाइन है, Cl नेगेटिव इसका एनाइन है। H प्लस होता है, OH माइनस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। HCl के साथ मिल जाएगा और NH4OH के साथ मिल जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, NH4OH बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl प्लस NH4OH। अब यहाँ पर आप इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। और NH4OH जो बना वो कैसा बना, वीक बेस बना, वीक बेस बना। तो इसका मतलब ओवरऑल जो कैरेक्टर होगा ना, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के मुताबिक होगा। ओवरऑल ये सोल्यूशन कैसा होगा भाई, ये सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, एसिड की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओवरऑल सोल्यूशन एसिडिक होगा और पीएच जो है वो लेस देन 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 7 से कम पीएच एसिडिक सब्सटेंसेस का होता है। तो ये वाला सॉल्ट फिर कैसा सॉल्ट कहलाएगा, चूंकि सोल्यूशन को एसिडिक कर दे रहा है, इस वजह से NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्यों, चूंकि हाइड्रोलाइज होने पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड दे रहा है। अब मैं आपको दूसरा एक और सॉल्ट यहाँ पर दिखाता हूँ, Na2CO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, या सोडा ऐश भी इसको हम कह सकते हैं। इसके साथ वाटर का रिएक्शन कराओ, पानी का रिएक्शन कराओ, पानी में अगर इसको डाल देंगे तो क्या होगा, Na प्लस और CO3 माइनस होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो HCO3 और H2CO3 बनेगा कार्बोनिक एसिड, और इसके साथ NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बैलेंस करना होगा इक्वेशन को, बैलेंस कर लेंगे। सोडियम 2 है, सोडियम 1 है,
यहाँ पर 2 कर लिया, ठीक है। अच्छा कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, बैलेंस्ड है। अच्छा वाटर को यहाँ फिर सिंपल नॉर्मल वे पर लिख देते हैं ताकि बैलेंसिंग में ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 + 2 5 है, ठीक है ना। 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 5 है, तो बैलेंस कर लेते हैं। 3 और 1 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर चेक करो कि ये जो एसिड है कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? वीक एसिड है। अब ये एक वीक एसिड है और NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक या बेसिक? बेसिक हो जाएगा। तो ये कौन सा सॉल्ट है भाई? ये बेसिक सॉल्ट है। और यहाँ pH कितना हो जाएगा? pH > 7 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ये जाहिर सी बात है pH बढ़ा देगा, तो इन दोनों केस में हाइड्रोलिसिस हो गई। अब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। जरा देखो NaCl हमने ले लिया, नमक, ठीक है। और नमक ये नॉर्मल घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसको डाल दिया आपने पानी में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास Na+, Cl- H+ और OH-, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्लस माइनस से जुड़ा, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या बना? HCl बना और साथ में NaOH बना, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, दोनों का नेचर खत्म हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो pH कितना रहेगा? 7 ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट कहलाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि इसको हाइड्रोलाइज करने पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा होता है, इसलिए pH के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती नमक को जब पानी में डाला जाता है। और इसी केस में याद रखिए, न्यूट्रल सॉल्ट के केस में नो हाइड्रोलिसिस, ये सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए जरूरी है pH और सॉल्यूशन शुड बी चेंज। तो pH तो यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसका मतलब न्यूट्रल सॉल्ट कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करता। समझ में आ गई बात सारी, जो कुछ बता रहा है इसमें हाइड्रोलिसिस में?